तो अच्छा हुआ। आप ऐसी आशा करते हैं कि आप सब लोग मेंस दे रहे हैं, है ना। और साथ में साथ में तुम लोगों को एक और उपलब्धि मिली है। फिर से उसी हॉल में आ गए जहां से यात्रा शुरू शुरू हुई थी। इस हॉल के लिए बड़े तड़पते थे तुम लोग, है ना। सर हाथ नहीं फैला सकते, पैर नहीं फैला सकते, क्योंकि तुम्हें पूरी सुविधाएं चाहिए थी। चलो, तो आज से हम लोग मेंस स्टार्ट करेंगे, और विद मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। क्योंकि मेंस में एंशियंट और मेडाइवल का तो पार्ट आता ही नहीं है। एंशियंट का पार्ट है मेंस में केवल आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो एस्पेक्ट है वो केवल आप मेंस के कह सकते हैं। बाकी सारा जो सिलेबस है आपका वो मॉडर्न से संबंधित है। ये मतलब एंशियंट से संबंधित है, बाकी सब मॉडर्न से। और मॉडर्न में भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आपको जितना प्री में पढ़ाया गया है उसका हाफ ही आपको मॉडर्न में भी पढ़ना है। यानी आप सोच लो आप कितना एकदम बिल्कुल सर्टेन सिलेबस है, यानी फिक्स्ड सिलेबस है बिल्कुल एकदम। तो इसका इसका बेनिफिट भी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और बस आपको उसी को तैयार करना है। यानी आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। अच्छी बात ये है कि बीपीएससी के सिलेबस में अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत विस्तार के साथ। बीपीएससी के सिलेबस में आधुनिक भारत एवं कला, और ब्रैकेट में बिहार संदर्भ, और नीचे जब डिटेल उसकी आती है तो 1857 के बाद वो आधुनिक भारत को मान रहे हैं। यानी ये बहुत उन्होंने जो ये क्लासिफाइड किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा रहा बच्चों के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स इससे क्या हो जाता है, वो एकदम उसे पता चल जाता है कि हम टू द पॉइंट 1857 की क्रांति के बाद से ही, द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से ही हम अपनी क्या करेंगे, क्लासेज स्टार्ट करेंगे, या फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, या टॉपिक्स हमारे यहीं से शुरू होंगे। तो ये एक बेनिफिट है। तो हम लोग यही देखेंगे कि सिलेबस आपके लिए एक ऐसी भूमिका अदा करेगा जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। जिस बच्चे ने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को समझ लिया, वो समझ लीजिए कि आधा काम उसका हो गया। आपको 1857 के पहले, ध्यान से देखेंगे, 1857 से पहले एक भी टॉपिक को नहीं देखना। कोई टॉपिक नहीं, ना ब्रिटिश पॉलिसीज है उसमें, ना आप रीजनल स्टेट्स है उसमें, ना उसमें कमिंग ऑफ यूरोपियंस है, ना उसमें आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल्स है। ये सारी चीज़ें नहीं रहती मेंस में। ये सब चीज़ें छूट जाती है, ये सब चीज़ें प्री में रहती हैं। तो इसलिए इसको प्री के नोट्स से भी आप मेंस में पढ़ के नहीं जाएंगे। बात समझ में आई। प्री के नोट्स भी जहाँ से पढ़ना शुरू करोगे यदि, तो वो भी 1857 के रिवोल्ट से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे। उससे पहले की आवश्यकता है ही नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा, आप लगातार जब प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे, आज हम आपको दिखाएंगे बच्चों पूरा 69th बीपीएससी का एक पूरा पेपर आपको दिखाएंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए। साथ में 1857 के रिवोल्ट से प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब भी हम आपको दिखाएंगे कि देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर टॉपिक से। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हर टॉपिक से आपको पहले ही क्वेश्चंस दिखा दे, ताकि आपको पता चल जाए कि देखो हमें इन टॉपिक्स पर ही या इन सब टॉपिक्स पर ही ध्यान देना है। और पिछले जो क्वेश्चंस हैं आप देखोगे, उस वो बहुत लिमिटेड सेक्शन से पूछे गए हैं, बहुत लिमिटेड सेक्शन से पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि आगे बीपीएससी इसमें बदलाव करेगा, बिल्कुल नहीं। वहीं से क्वेश्चन अभी भी पूछे जाने हैं। ठीक है। तो पहले सिलेबस को ही हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम अदर चीज़ों को देखेंगे। तो सारे बच्चे आज ही इस सिलेबस को जो हम अभी नोट करेंगे, इसे अपनी
स्टडी रूम में, अपने स्टडी रूम में जाकर बिल्कुल स्टडी टेबल के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और रोज इसे जो है भागवत गीता, रामायण, कुरान इसकी तरह पढ़कर जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि लगातार देखो यही सिलेबस है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पढ़ते नहीं हैं, तो वो तो करना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों का भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है, हाँ, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार देखते हैं बच्चों सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, है ना। और कुछ कुछ मौलिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, जिन्हीं पर हमें विचार करना है। जैसे पहला है कि सिलेबस क्या होगा, यानी पाठ्यक्रम कैसा होगा, ठीक है, मेंस का। दूसरा होगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा होगा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा होगा, यानी प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी। और तीसरा है आंसर राइटिंग या राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो है बच्चों, वो भी यहाँ पर विशेष भूमिका निभाएगी, यानी कि उत्तर लेखन। क्योंकि यदि ये आपसे नहीं आता तो आप समझ लो कि आपका काम अधूरा ही है, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे जैसे आपको अभ्यास होगा और आप अच्छी राइटिंग करते चलेंगे, वैसे आप महसूस करेंगे कि आप बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं और बहुत तेज़ी से फ्रेमवर्क बना रहे हैं, और फिर उतनी तेज़ी से लिखना शुरू कर दे रहे हैं। यानी होगा क्या, जैसे कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे अब आना शुरू कर देंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं, हम स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। सबसे पहले तो यही नहीं पता चलता हम क्वेश्चंस लिखना शुरू कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए तो आपको बहुत सारी बातें बताई गई थी। आपको बताया गया था कि आप स्टार्ट करें ऐसे कि आप 100-200 वर्ड्स डेली लिखें, लेकिन आप लोगों ने तो लिखे नहीं थे तब, है ना। क्योंकि आप लोगों ने तो स्पष्ट कह दिया था कि ये बात नहीं मानेंगे आपकी, भले ही सारी बातें आपकी मान लेंगे बट ये वाली नहीं मानेंगे। तो अब उसका खामियाजा थोड़ा सा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मान लो यदि मार्च अप्रैल में, जैसा कि संभावना है, आप मेंस ले गाओ बीपीएससी, है ना, तो आप फिर क्या करेंगे, आपके पास समय कम है, क्लासेज भी बढ़ेगी। अभी तो स्टार्टिंग में 3-3.5 घंटे ही चलेगी, लेकिन बाद में क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सिलेबस भी तो समय से पूरा करना ही है। तो इसलिए आंसर राइटिंग पर डे आपको अब काम करना है आज से ही, इस बारे में बिल्कुल एकदम। तो 3 क्वेश्चन है बच्चों। पहले तो आप ये देखो कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, फिर नेचर ऑफ क्वेश्चंस की क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और फिर राइटिंग स्किल यानी कि हमारी उत्तर लेखन की जो शैली है वो कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर विचार करना पड़ेगा पाठ्यक्रम पर, क्योंकि यही सबसे पहले हमें जानना चाहिए। अब पाठ्यक्रम में 4 सेक्शन मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। सिलेबस में या पाठ्यक्रम में क्या लिखा है बीपीएससी ने, ठीक है। बीपीएससी ने लिखा है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट, एंड आर्ट या कल्चर। मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत, और ब्रैकेट में लिखा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, यानी बिहार के विशेष संदर्भ में, बिहार के विशेष संदर्भ में आधुनिक भारत एवं कला। देखो हम वही बता रहे हैं आपको जो बीपीएससी ने लिखा है, आधुनिक भारत एवं कला, ये लिखा है बीपीएससी ने। भारत का आधुनिक इतिहास कह लो, एक ही बात है, हमने आधुनिक भारत लिख दिया। तो अब आधुनिक भारत एवं कला इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, यानी बिहार के विशेष संदर्भ में, ये ध्यान दो आप।
बिहार के विशेष संदर्भ में, यानी आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ेंगे जिसे आप बिहार के विशेष संदर्भ में नहीं देखेंगे। सिलेबस की ये एक विशेषता कह लो आप है, क्योंकि मेंस में वो बिहार स्पेशल की बात बार बार करेगा। जैसे मान लो अब आधुनिक भारत और कला, पहले कला को ही देखे यदि हम, तो कला में उसने कला को यहाँ पर थोड़ा सा विस्तारित करे। पहला सेक्शन यदि देखे तो आर्ट एंड कल्चर कह सकते हैं हम इसको, आर्ट एंड कल्चर कह सकते हैं, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में एस्पेक्ट क्या क्या आते हैं बच्चों? सामान्यतः यदि आपने कला और संस्कृति के बारे में सुना होगा तो आपने देखा होगा कि एक तो वास्तुकला की बात करते हैं हम इसमें, यानी कि आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सामान्यतः आर्किटेक्चर की बात करेंगे, आर्किटेक्चर की बात करेंगे, पेंटिंग्स की बात करेंगे, पेंटिंग्स की बात करेंगे, यानी स्थापत्य की बात करेंगे, वास्तुकला की, पेंटिंग्स यानी चित्रकला की बात करेंगे, मूर्ति कला यानी स्कल्पचर की बात करेंगे, यानी मूर्ति कला की बात करेंगे। उसके अलावा आप जो है केव, यानी कि जो केव स्ट्रक्चर है, यानी कि गुफा स्थापत्य या केव आर्किटेक्चर कह लो, उसकी बात करोगे, स्तूप की बात करोगे, ये आर्किटेक्चर में ही आ जाएगा। लेकिन बिहार में मुख्यतः बात यह है, कला और संस्कृति में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, बस 3 टॉपिक पढ़ने के लिए कहता है बीपीएससी। पहला टॉपिक है या ए है द मौर्यन आर्ट। क्या कहता है बच्चों? द मौर्यन आर्ट, यानी आप मौर्य कला पढ़ लो। क्या पढ़ लो? मौर्य काल की कला पढ़ लो। मौर्य काल की कला में अब पेंटिंग्स तो बहुत विशेष भूमिका रखती नहीं थी, तो मौर्य काल की कला में फिर आपको क्या पढ़ना है? तो आपको एक तो चंद्रगुप्त के महल के बारे में पढ़ना है, वही है। एक आपको बराबर की केव्स के बारे में पढ़ना है, नागार्जुन और बराबर केव्स के बारे में पढ़ना है। और आपको स्तूपाज स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी कि स्तूपों की संरचना पढ़नी है। 3 चीजें पढ़नी है मौर्यन आर्ट में मुख्यतः, बट यहां हम केवल द मौर्यन आर्ट ही लिखेंगे क्योंकि सिलेबस ये है। बी में क्या है? बी में आपको द पाला आर्ट है, द पाला आर्ट है, यानी कि पाल कला है, इसको पाल कला कह सकते हैं, पाल वंश की कला या फिर पाल कला, क्या कह सकते हैं तो पाल वंश की कला या पाल कला कह लो, ये है। और तीसरा यानी सी में बच्चों आप क्या करोगे? आप पटना कलम जो पेंटिंग्स है उसे समझेंगे, यानी पटना कलम आर्ट कह लो आप या पेंटिंग्स कह लो, इसे पटना कलम शैली कह लो, पटना कलम शैली। अब इसमें से आप एक बात बताओ कि कोई भी ऐसा टॉपिक लगा आपको जो बिहार से संबंधित ना रहा हो, चाहे वो प्राचीन काल में हो या फिर पटना कलम शैली की बात हो, ये तो सीधा इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर मौर्यन आर्ट देख लो आप, सीधा बिहार से संबंधित है। पाला आर्ट बिहार से संबंधित है, बिहार और बंगाल से संबंधित है, और बिहार पहले किसका भाग रहा है? बंगाल का भाग रहा है। और पटना कलम आर्ट यानी कि पटना कलम शैली रही है। तो कला एवं संस्कृति में बस 3 एस्पेक्ट आपको समझनी है, और कभी बहुत अतिक्रमण हो जाए तो मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में पूछ लिया। तो ये कुल मिलाकर ये भी पटना में ही, तो द मौर्यन, द पाला और पटना कलम आर्ट 3 टॉपिक आप आर्ट एंड कल्चर में मान लीजिए। अब हम चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री के हमें 2-3 सेक्शन करने पड़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के हमें कितने सेक्शन करने पड़ेंगे? 2-3 सेक्शन करने पड़ेंगे। आधुनिक भारत के कैसे, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। पहले आपको करना पड़ेंगे इंडियन रिएक्शंस, इंडियन रिएक्शंस
अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी ब्रिटिशों के विरुद्ध, ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया, ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया। अब आप कहोगे कि सर ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया क्या है? तो हम कहेंगे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों ने उनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ रिएक्शन दिया है। आप मानते हो इस बात को? एक स्ट्रोंग रिएक्शन है द रिवोल्ट ऑफ 1857, एक स्ट्रोंग रिएक्शन है। लेकिन रिएक्शंस तो और भी हैं, रिएक्शंस तो ट्राइबल मूवमेंट्स भी हैं, क्या नहीं है? जिसमें हमने लिखा ही था अपराइजिंग्स अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह। साथ में क्या किसानों के आंदोलन क्या ब्रिटिशों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया नहीं है या फिर रिएक्शन नहीं है? डेफिनेटली है। तो रिएक्शंस, इंडियन रिएक्शंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स में आप ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया में 3 टॉपिक लेकर आएंगे। पहला होगा द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति होगा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा हमारा ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल मूवमेंट्स में बिल्कुल मत घबराना, ट्राइबल मूवमेंट्स में बस केवल 2 ही मूवमेंट्स पढ़ने हैं आपको, एक मुंडा और एक संथाल, यानी संथाल और मुंडा, ये 2 बिहार से संबंधित है। एक साल पूछा जाता है संथाल से, दूसरे साल मुंडा से। पिछले साल संथाल पूछा था, यानी 2024 में ही 69वीं बीपीएससी वाला पेपर हुआ है, उसमें अब की बार किसका नंबर है? मुंडा का है। ठीक है, तो आप सोच कर जाइएगा कि मुंडा से मिलेगा और मिलेगा वहां। ठीक है, इतनी सर्टेनिटी है। अब सोच के देखो आप मेंस में, यानी यदि बहुत एक सोचने वाला बच्चा है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा बैठ के सोचे और उसे थोड़ा सा लिखना आता है, तो बहुत अच्छा मेंस में वो कर सकता है। मेंस में फंसेगा वो जो बहुत सारे सोर्सेस अपनाने की कोशिश करेगा, बहुत सारे सोर्सेस के साथ साथ ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेगा, और बीपीएससी के सिलेबस का अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, यानी सोचेगा और ज्यादा पढ़ ले। उसके लिए दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा पढ़ना आसान नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो जितना यहाँ पर तो आपको बताया जाएगा कि जितना क्लास में ही पढ़ाया गया, वहीं से आपको 90 to 95% क्वेश्चंस लग जाएंगे। केवल पिछले साल तो केवल 14 डेज की क्लास हुई थी मुसल्लापुर हाट में, और 14 डेज में अब देखो आप क्या करवाया जा सकता है। 14 डेज में 90% क्वेश्चंस क्लास नोट से ही थे। तो क्यों ऐसा नहीं है कि इसमें हमने बिल्कुल एकदम स्पेशलाइजेशन के साथ ही पढ़ा दिया, नहीं, बस हम टू द पॉइंट चले। हमें पता था कि बीपीएससी का ये ट्रेंड है और टू द पॉइंट चलेंगे, और कवर हो गया, और वहीं से क्वेश्चंस आ गए। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ गए कि जब लास्ट डे क्लासरूम से निकल रहे थे तो उन्हें बता के निकले थे कि इन टॉपिक को देख कर जाना। 5 टॉपिक बताए थे, 5 में से 4 आ गए। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें कोई ऐसा नहीं था कि इसमें कोई तीर मार दिया गया था, बस इसमें यह विशेषता थी कि हमने सिलेबस को ध्यान से देखकर ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से काम कर लिया। हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं आपको, ताकि बस आप भी उसी पर फोकस करें। अब दूसरी प्रतिक्रिया ट्राइबल मूवमेंट्स यानी कि जनजातीय विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है। और तीसरी जो है बच्चों, तीसरा है पीजेंट्स मूवमेंट। क्या है? पीजेंट्स मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट्स का मतलब है यानी किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में बच्चों आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपको नील और पाबना और एक चंपारण विद्रोह पढ़ना है, चंपारण आंदोलन, सॉरी चंपारण आंदोलन से पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे।
एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, 38 नंबर में, एक 8 नंबर में। आप सोचो 46 नंबर का काम सीधा किससे पूछ लिया, 114 में से। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा आप यदि देखें बच्चों, तो दूसरा टॉपिक हमारा होगा नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्रीय आंदोलन। इसे कह सकते हैं आप नेशनल मूवमेंट। क्या कह सकते हैं, नेशनल मूवमेंट। इसको कहेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के भी बहुत सारे टॉपिक है, जाहिर सी बात है, कोई भी आयोग हो भारत का, लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, नेशनल मूवमेंट से ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे मेंस में। खासकर आप देखो यूपीएससी का मेंस, तो नेशनल मूवमेंट से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, किसी भी आयोग को देख लो उठाकर। तो नेशनल मूवमेंट तो हमारे सामने एक अच्छा टॉपिक रहेगा ही। इसके बाद नेशनल मूवमेंट के बाद में चिंतक, थिंकर्स रहेंगे। थिंकर्स भी बच्चों यहां आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी चिंतक या विचारक इन्हें कहेंगे हम, चिंतक या विचारक कहेंगे। ये आपके पास है गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, टैगोर के बारे में। यहां पर देखो कितने थिंकर्स होंगे, एक तो गांधी जी होंगे, यानी महात्मा गांधी होंगे, गांधी होंगे, साथ में नेहरू जी के बारे में पढ़ना है, जिसके बाद आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान भूल जाएंगे, है ना। नेहरू के बारे में पढ़ना है और टैगोर के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है, टैगोर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, यानी उनकी विचारधारा को जानने के लिए। तो ये थिंकर्स का एक टॉपिक हो गया। इसके अलावा एक टॉपिक हो गया आपके सामने, कुछ सोशल रिलीजियस मूवमेंट का पार्ट भी देखा जाएगा। सोशल रिलीजियस मूवमेंट का पार्ट वैसे तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर तो हम पढ़ा चुके हैं बहुत शानदार तरीके से, और जब पढ़ा रहे थे तो याद होगा, तभी बताया था कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवा रहे हैं, याद है। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आप बिहार के विशेष संदर्भ में देखेंगे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन यानी कि विवेकानंद ब्रह्म समाज की भूमिका यहाँ ज्यादा होगी, और यंग बंग मूवमेंट की भूमिका ज्यादा होगी, जो बंगाल में चला था। तो इसलिए आपको यहाँ पर बस 2-3 टॉपिक को विस्तार से देखना पड़ेगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। लेकिन इसमें हम एक आंदोलन आपको और पढ़ाएंगे, वो है वहाबी मूवमेंट। और आपको शायद याद भी होगा कि हम बार बार कहते थे कि वहाबी मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिससे संभावित प्रश्न बनेगा। अब तक बना नहीं है, ध्यान देंगे, लेकिन बनेगा, क्योंकि पटना बहुत लंबे समय तक केंद्र रहा है वहाबी आंदोलन का। किसका रहा है, वहाबी आंदोलन का। तो वहाबी आंदोलन भी हम एक धार्मिक आंदोलन के साथ ही मिलाकर आपको पढ़ाएंगे, ताकि क्वेश्चन यदि उस तरह का पूछा जाए तो आप उसको टैकल कर लो। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट देखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड करके, बहुत बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में, ठीक है, ताकि आप अच्छे से टैकल कर लो। हाँ, नेशनल कंटेक्स्ट में आ गया तो कोई बात दिक्कत नहीं, आपके पास उतना मटेरियल प्री के लेवल पर हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा दिया था, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार सारा लेक्चर कर देंगे, ठीक है, किसकी क्या भूमिका है, ताकि आपको याद आ जाए। इसके बाद एक टॉपिक होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन का मतलब है महिलाओं की भागीदारी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन नेशनल मूवमेंट, इन नेशनल मूवमेंट, यानी बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। इसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ेंगे और फिर किस स्तर पर पढ़ेंगे, बिहार के विशेष कंटेक्स्ट में, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान, इसको समझेंगे, महिलाओं का योगदान। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन,
डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, इसे भी बिहार के कंटेक्स्ट में देखेंगे ज्यादातर, राष्ट्रीय स्तर पर बताकर बिहार, यानी बिहार में शिक्षा का विकास, बिहार में शिक्षा का विकास। अब इससे पहली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा का विकास। इसी का दूसरा टॉपिक और भी है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, इसी का एक टॉपिक और रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, यानी बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास, बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार, शिक्षा का विकास। तो ये बच्चों कुछ टॉपिक हमारे पास रहेंगे जो हमें मुख्यतः समझने हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि देखो, पहला है इंडियन रिएक्शन। इंडियन रिएक्शंस में यहाँ पर इंडियन रिएक्शंस अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया, द रिवोल्ट ऑफ 1857 पहला, दूसरा ट्राइबल मूवमेंट जनजातीय विद्रोह, तीसरा पीजेंट मूवमेंट्स किसान विद्रोह, और नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन। थिंकर्स में, चिंतक में गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, अभी हम पूरा लिखवाएंगे आपको, ये सारे चिंतक पढ़ने हैं। इसके अलावा सोशल रिलीजियस मूवमेंट को बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में, बिहार के विशेष संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान क्या रहा, और साथ में बिहार की महिलाओं का योगदान क्या रहा भारत छोड़ो आंदोलन में। या फिर बात शुरू करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल से, क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल में महिलाओं का योगदान देखा गया, क्या स्वदेशी मूवमेंट में महिलाओं का योगदान देखा गया, क्या होम रूल मूवमेंट में बिहार की महिलाओं का योगदान देखा गया, या फिर खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या देखा गया। तो एक बार में सबको कंट्रीब्यूशन कैसे पढ़ा जाएगा, सब में बताया जाएगा कि देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल से ऐसे स्टार्ट हुआ, स्वदेशी में गया, स्वदेशी के बाद किस में गया, होम रूल में गया, स्वदेशी होम रूल के बारे में बात के बीच में कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं होता, तो हमें नेशनल मूवमेंट में बिहार की महिलाओं का योगदान देखना है। और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये भी बिहार के विशेष संदर्भ में ज़्यादा देखना है। हालांकि राष्ट्रीय संदर्भ बताकर चलेंगे, ताकि यदि राष्ट्रीय संदर्भ भी पूछ लिया जाए, है ना, तो नेशनल कंटेक्स्ट में भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से टैकल कर दो। और अपनी बात मैकाले मिनट से स्टार्ट करेंगे, यानी मैकाले ने जब शिक्षा की नीति बनाई थी और 1813 में पहली बार जब शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, वहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे बच्चों। तो ये सारे टॉपिक। अब इसमें एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टोटल क्वेश्चंस ही हिस्ट्री से कितने आएंगे, तो हम आपको बता दें 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस आएंगे 5, ठीक है, बट उनमें से आपको करने 3 हैं। कैसे, पेपर जीएस के पेपर फर्स्ट में, इसे थोड़ा सा बताएंगे बच्चों पहले। जीएस के पेपर फर्स्ट में, जीएस पेपर फर्स्ट में आपका जो हिस्ट्री है, 3 सेक्शन है, आपको पता ही होगा, सिलेबस तो कल सर ने बताया होगा, है ना। एक हिस्ट्री है, एक स्टैटिक्स है, और एक करंट अफेयर्स है ना, समसामयिकी जो घटनाएं हैं वे है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ध्यान देंगे। तो जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री जो है बच्चों, वो हिस्ट्री में पहली बात तो हिस्ट्री लिखने से पहले आपको यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री लगाना पड़ेगा। तो इससे जैसे ही आपने कहा कि इंडियन हिस्ट्री, आपके दिमाग से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कोई भी चर्चा हम नहीं करेंगे, ना उसकी आवश्यकता है, क्योंकि सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री ही कोड की गई है। अब इंडियन हिस्ट्री से जो मार्क्स है बच्चों, वो 114 है, 300 में से कितना है, 114। 114 में से 3 क्वेश्चन है बच्चों। जो पहले वाला क्वेश्चन है उसके 5 खंड है,
38 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं और 114 नंबर हो गए बच्चों, और 5 खंड है पहले क्वेश्चन के, ए बी सी डी ई। 8 नंबर बच्चों, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स। यानी आप देखो कि ये हो गए 24 और ये हो गए 14, टोटल मिलाकर कितने हो गए 38। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इनमें से आपके पास और नहीं आएगा, यानी अथवा नहीं होगा, अथवा बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन ये जो 5 दिए हुए आपको, इसका मतलब सीधा और साफ है कि इन 5 में से ही आपको 5 टिप्पणियां लिखनी पड़ेगी, 5 पर शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ और नहीं है। तो यहाँ आपका यदि कोई छूटता भी है बच्चों, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सीधे सीधे मार्क्स का लॉस हो गया आपको। तो इसलिए उसी पॉइंट से हमें पढ़कर जाना है कि हम शॉर्ट नोट्स को बहुत आसानी से कवर कर ले। और शॉर्ट नोट्स में कुछ नहीं है बच्चों, 100 वर्ड्स है। कितने वर्ड्स हैं 100 वर्ड्स है। 100 वर्ड्स 90 to 100 लिखना आप। नो एनी इंट्रोडक्शन एंड नो एनी कंक्लूजन। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, सीधा मुद्दे पर आकर आपको 90 शब्दों में 9-10 लाइन में, अमूमन एक लाइन में आप 10 शब्द लिखते हो, यानी मान लो यदि ज़्यादा कम लिखते हो तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके, ये भी कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि हाँ इतना ही मुझे लिखना है। हालांकि आपको तो वहाँ कॉपी मिलेगी तो निश्चित है, बट ये जो 24 और 14 वाला है मामला, इसमें अथवा नहीं मिलेगा, बस इस बात को ध्यान रखना है। अब आता है बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों। क्या है लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 38 नंबर का है ये, और इसमें बच्चों अथवा मिलेगा आपको। ये 38 नंबर का है और इसमें आपको अथवा मिलेगा, और इसमें आपको 350 के लगभग शब्द लिखने हैं। कितने 350। और मेरे कहने से 350 से 370 तक जाना बस, या फिर 330 तक जाना, 330 या 370 के बीच में आप कहीं रहना, यह आपके लिए आसानी होगी। भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है ना। पता चला तुम्हें एक टॉपिक के पीछे पड़ गए, तुम बोले और तो आता नहीं, बट इसे ऐसा लिख दूंगा, ऐसा लिख दूंगा कि बस एग्जामिनर भी 3 बार पढ़ेगा, और उस चक्कर में पता है इतना लिख दिया कि अब एग्जामिनर ने देखकर ही छोड़ दिया। अर्थात आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उतने ही वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो 330 से 370 वर्ड्स के बीच में आदर्श रहेगा, यहाँ 90 से 100 के बीच में आदर्श रहेगा। ठीक है, एक बार 85 भी होंगे तो चलेगा, उन मार्क्स नहीं काटेगा। बस ठोस वर्ड्स होने चाहिए आपके, और लिखने की शैली जबरदस्त होनी चाहिए, काम बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी लॉन्ग ही होगा बच्चों, और वो भी 38 नंबर का होगा, लेकिन इसकी बात ये होगी कि 2 देंगे आपको एक, और एक आपको पक्का आता होगा डेफिनेटली। तो 38 वाला आपको एक पक्का आएगा, दोनों में से एक हो सकता है आपको ना आए, बट एक तो क्या पता दोनों ही आए। ये भी ध्यान रखना, दोनों उसी खंड के नहीं लिख देने हैं उठाकर, है ना, कुछ लोग करके आते हैं ऐसा भी। लॉन्ग क्वेश्चंस, तीसरा भी लॉन्ग है बच्चों, और इसमें भी 38 नंबर ही हैं। कितने हैं 38। तो देख लो आप 38, 38 और 38, यानी कुल मिलाकर 114 मार्क्स का हो गया। ये मेंस है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, एक या 2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट से संबंधित ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस अमूमन नहीं पूछे जाते। हाँ, मॉडर्न इंडिया से आपको दोनों क्वेश्चंस नेशनल मूवमेंट से भी लॉन्ग मिल सकते हैं, दोनों 1857 से ना मिले या फिर ट्राइबल मूवमेंट से मिले, नेशनल मूवमेंट से या थिंकर से, एक थिंकर से अवश्य रहेगा, या तो नेहरू जी दिखाई देंगे, या तो गांधी जी दिखाई देंगे, या तो टैगोर दिखाई देंगे, 3 ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी तो एक आध बार दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी 3 पर विशेष फोकस करना है। अब बच्चों ये देखो, हमने आपको पूरे तरीके से बताया कि आधुनिक भारत में सबसे पहले कला एवं संस्कृति के बारे में बताया था कि कला एवं संस्कृति में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, द मौर्यन आर्ट, द पाला आर्ट और पटना कलम आर्ट। फिर आधुनिक भारत में इंडियन रिएक्शंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स,
ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया, जिसमें 3 हमने विशेष आंदोलन देखे, द रिवोल्ट ऑफ 1857, ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स। फिर राष्ट्रीय आंदोलन अभी बचा हुआ है। थिंकर्स देखे, गांधी, नेहरू, टैगोर। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, वहाबी आंदोलन प्लस बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में। कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार, यानी बिहार में शिक्षा का विकास। और डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, यानी बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास। अब लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और आपको एक बात बताते हैं नेशनल मूवमेंट से संबंधित, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर नेशनल मूवमेंट में किस तरीके के टॉपिक रहेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में आपके टॉपिक बहुत बंधे हुए हैं बच्चों, बहुत एकदम वही सर्टेन टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। पहला है, आपको शुरू होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म से, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म से। राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद का उदय। क्या मतलब है बच्चों? राष्ट्रवाद का उदय है, यानी सबसे पहले बीपीएससी राष्ट्रवाद के उदय से आपको अवगत कराना चाहते हैं मेंस में। राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी ये जो फेज है, पहले ये समझो ये कहां से कहां तक का फेज है। ये फेज है बच्चों 1885 से लेकर 1947 तक का। 1885 से लेकर 1947 तक का फेज है ये। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आपका, वो है फाउंडेशन ऑफ आईएनसी। फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी आप समझो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, बल्कि यहां विचारधारा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं, कितने फेजेज है? 3। पहले वाला जो फेजेज शुरू होता है वो 1885 से स्टार्ट होता है और 1905 तक चलता है, और इसे हम कहते हैं बच्चों मॉडरेट फेज। क्या कहते हैं? मॉडरेट फेज, यानी उदारवादी चरण कहेंगे इसे। यहां से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, 69वीं बीपीएससी में ही है क्वेश्चन एक इसमें से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित अवधारणाएं यहां समझेंगे। क्लियर सारी, जैसे द थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। और बच्चों जैसे एक जो तड़ित चालक का सिद्धांत पढ़ाया था आपको, है ना, और साथ में एक अभिजात वर्गीय सिद्धांत, ये भी कुछ सिद्धांत है ऐसे जो हमें मेंस में पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे बच्चों सीधा आप पार्टीशन ऑफ बंगाल, बीच में कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्टीशन ऑफ बंगाल। इससे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, यानी यहां पर बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे। बंगाल के विभाजन के साथ ही आप फॉर्मेशन ऑफ बिहार एज द सेपरेट प्रोविंस, यानी फॉर्मेशन ऑफ बिहार, बिहार की स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, या बिहार का निर्माण एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब की घटना है? 1905 की घटना है। और फिर है फॉर्मेशन ऑफ बिहार। फॉर्मेशन ऑफ बिहार एक टॉपिक ये भी रहेगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ बिहार। बिहार का एक नए राज्य के रूप में निर्माण, बिहार की स्थापना कह सकते हो आप। तो ये एक टॉपिक होगा हमारा। देखो ये तो विशेष बिहार ही रह गया, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार की स्थापना को समझाइए। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ
और वे फीचर्स कौन से थे जो राष्ट्रवाद के उदय में रेस्पॉन्सिबल रीजन्स रहे या कोजिज रहे। फिर पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन। इसी के साथ पढ़ लेंगे फॉर्मेशन ऑफ बिहार, यानी बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे आया आपके सामने, इसकी प्रक्रिया को। इसके यहाँ नेशनल मूवमेंट बच्चों खत्म नहीं होता, होम रूल मूवमेंट सुना है? पांचवा टॉपिक हमारा नेशनल मूवमेंट में रहेगा होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो है इसे हम कहेंगे स्वशासन आंदोलन, कहते हैं ना हिंदी में, स्वशासन आंदोलन। और बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे या बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। एनी बेसेंट की यात्रा भी बिहार में हुई होम रूल आंदोलन के दौरान, तो उस भूमिका को देखेंगे एनी की, जिससे बिहार में होम रूल मूवमेंट फैला। और बिहार केंद्र भी किसका है होम रूल मूवमेंट में? बिहार केंद्र भी है एनी बेसेंट का, तिलक का केंद्र नहीं है। तो तिलक की भूमिका यहां आपको नहीं दिखाई देगी, कम दिखाई देगी मतलब। छठा जो टॉपिक होगा हमारा बच्चों वो होगा खिलाफत मूवमेंट। क्या होगा? खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट आपको पता है 1919-20 की प्रक्रिया है बच्चों, ये 1916 की प्रक्रिया है, ये 1919-20 की प्रक्रिया है। और बच्चों इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब समझ में आ गया आपको? असहयोग आंदोलन। गांधी जी का ये आंदोलन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम पढ़ेंगे, यानी असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। अब असहयोग आंदोलन आपको पता है कि कब से कब तक स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चला? असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला है ना। अच्छा, एक बच्चों थोड़ा सा पार्ट रह गया, चंपारण सत्याग्रह। तो हम ये यहां लिखना था खिलाफत के पहले ही, क्या लिखना था? चंपारण। तो चंपारण लेकिन यहां लिख देते हैं नीचे चंपारण सत्याग्रह या चंपारण मूवमेंट भी कह लो आप इसे। इससे संबंधित क्वेश्चंस तो भर भर कर है, यानी इसमें तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस है बच्चों। चंपारण आंदोलन, गांधी जी की कर्मभूमि बिहार में, चंपारण आंदोलन। आठवां नौवां टॉपिक बच्चों जाएगा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम बोलेंगे CDM, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी एक टॉपिक होगा हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपने प्री में भी पढ़ा था है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहां पर सब बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ने हैं, यहीं लिख दे बच्चों ये 10। 10वां टॉपिक हमारा रहेगा इंडिविजुअल सत्याग्रह। सुना है इसके बारे में? इंडिविजुअल सत्याग्रह, सत्याग्रह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब है व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और ये 1940 की प्रक्रिया है। और 11th पॉइंट रहेगा बच्चों हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या रहेगा? क्विट इंडिया मूवमेंट। इसे हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। यानी आप भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी के लास्ट आंदोलन के रूप में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे आप 1942 में। लेकिन बच्चों इसके अलावा गांधी, देखो गांधीवादी आंदोलन यहाँ पे आपको एक तरफ तो गांधीवादी आंदोलन ही है नेशनल मूवमेंट में। यदि नेशनल मूवमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करे तो आप बस कहेंगे गांधी से पहले, बिफोर द गांधी, एंड आफ्टर, आफ्टर कमिंग ऑफ गांधी, यानी कि गांधी के आने के बाद, गांधी के आगमन के बाद और गांधी के आगमन से पहले। गांधी के आगमन से पहले आप किन टॉपिक पर बात कर सकते हैं? राइज ऑफ नेशनलिज्म, फाउंडेशन ऑफ INC, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ बिहार, साथ में होम रूल मूवमेंट। हालांकि गांधी जी आ चुके थे लेकिन होम रूल मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है।
खिलाफत मूवमेंट से शुरू होती है गांधी जी की भूमिका। तो ये गांधीयन एरा है बच्चों। कौन सा एरा है? गांधीयन एरा है। गांधीयन एरा का मतलब है गांधीवादी आंदोलन, जो शुरू कहां से होंगे? चंपारण से। चंपारण के बाद खिलाफत, खिलाफत के बाद एनसीएम, एनसीएम के बाद सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह और लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट। ये टॉपिक हो गए कुल मिलाकर। तो अब देखो यहां पर, तो सिलेबस को बहुत चिन्हांकित करके बता दिया। सबसे पहले नेशनल मूवमेंट को डिटेल से बताने की कोशिश की यहां पे कि ये टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे बस केवल। क्लियर हो रहा है? अब देखो, अब यदि थिंकर्स की बात करें तो एक बार थोड़ा सा थिंकर्स के बारे में भी बताना चाहेंगे कि थिंकर्स कैसे रहे। थिंकर्स यानी विचारक, यानी चिंतक। चिंतक में महात्मा गांधी विशेष भूमिका में हैं। यहां पर ध्यान देना है कि जब हम चिंतक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो गांधी जी की अवधारणा के बारे में समझेंगे। गांधी जी की जो जो गहरी अवधारणाएं हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसे बच्चों उनकी सर्वोदय संबंधी अवधारणा है ना, सर्वोदय सिद्धांत मतलब उनका। साथ में ट्रस्टीशिप की थ्योरी उनकी क्या थी? सर्वोदय की थ्योरी के बाद किसकी? ट्रस्टीशिप की थ्योरी। और साथ ही साथ बच्चों अहिंसा का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस, और साथ में थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था उसका सिद्धांत। राष्ट्रवाद के मामले में गांधी जी के कुछ विचार है क्या, वो समझने पड़ेंगे कि राष्ट्रवाद के विषय में गांधी जी क्या सोचते हैं। राम राज्य के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं कि राम राज्य कैसे आएगा और हमें क्या प्रयास करने चाहिए राम राज्य के लिए, और राज्य की आवश्यकता कैसे खत्म हो जाती है आगे चलकर। राज्य की ही अराजकता की बात करते हैं गांधी जी, राज्य होना ही नहीं चाहिए, है ना। खैर वो गांधी जी का अपना कंसेप्ट है। तो महात्मा गांधी। दूसरे जो होंगे बच्चों, आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, यहां पे ध्यान देंगे, विचारधारा, ठीक है। इसके बाद में बच्चों जवाहरलाल नेहरू, इनको लिखो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और ये जो नेहरू है, इनके बच्चों क्या सिद्धांत थे, क्या इनका समाजवादी सिद्धांत था, क्या इनका राष्ट्रवाद संबंधी सिद्धांत था, है ना। नेहरू को गहराई से जानने का मौका मिलेगा आपको कम से कम। नेहरू के सामने राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां थी और कैसे इन चुनौतियों को दूर किया उन्होंने, है ना। आज तो बच्चों हम किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बार बार ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद नेहरू ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन जैसा भारत उन्हें मिला था, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में हम बात बोल रहे हैं, सोशल कंटेक्स्ट में भी ले लो, एजुकेशन में भी ले लो, सब मामले में ले लो, टेक्निकल डेवलपमेंट के मामले में भी ले लो। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बच्चों कितनी थी? 26%, बार बार बताते रहते हैं, और 4% पर छोड़कर निकले। इसको नेहरू जी कैसे लेकर आगे बढ़े और कैसे भारत को 1964 तक उन्होंने विकास के मार्ग पर ले आए वो, और एक अच्छी इकोनॉमी सौंप कर गए। एक बात। दूसरी बात, उनकी गुट निरपेक्षता संबंधी नीति। आज भी हम जिस नीति का अनुसरण करते हुए और हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं बच्चों, खुश होते हैं, वो नेहरू जी की नीति है। उन्होंने कहा था हम किसी गुट के साथ नहीं जाना चाहेंगे, हम गुट निरपेक्ष नहीं रहेंगे, यानी कि हम पूरे तरीके से ये कहेंगे कि भाई हम किसी भी पक्ष के साथ नहीं हैं, क्योंकि हम अभी विकसित देश है ही नहीं, और यदि हम किसी भी पक्ष में जाएंगे तो हम बेकार में पीछे जाएंगे। और आज भी हम इस बात को फॉलो करते हैं कि नहीं? फॉलो कर रहे हैं हम। तो ये नेहरू जी का ही योगदान है बच्चों, इसको समझना है ना।
महात्मा गांधी और उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ध्यान से सुनो बच्चों, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ विशेष विचारधाराएं हैं बच्चों, जैसे शिक्षा के मामले में उनकी विचारधारा क्या रही। रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के मामले में, एक तो उनके विचार एजुकेशन के मामले में हम जानेंगे कि एजुकेशन के बारे में टैगोर ने क्या कहा, शिक्षा के बारे में टैगोर ने क्या कहा। साथ में नेशनलिज्म के बारे में टैगोर ने क्या कहा, नेशनलिज्म के बारे में टैगोर ने क्या कहा, यानी राष्ट्रवाद के बारे में टैगोर ने क्या कहा बच्चों, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। स्वदेशी के बारे में टैगोर क्या कहते हैं, स्वदेशी के बारे में टैगोर क्या कहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहां समझनी पड़ेगी स्वदेशी के बारे में। नंबर 4 पर है बच्चों, देखो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी आर अम्बेडकर जी पर अभी जो है विवाद भी हो गया था, है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है या भीमराव अंबेडकर, इनके विचार हम जानेंगे बच्चों। दलितों के प्रति इनके विचार कैसे थे, समाज का क्लासिफिकेशन अम्बेडकर कैसे करते हैं, समाज के बारे में क्या बताते हैं, वर्ण विभाजन के बारे में अंबेडकर क्या बताते हैं, और गांधी जी से उनकी समानता किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं हम, ये देखना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर के विचार देखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 पर बच्चों हमें देखना है जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। अब जेपी नारायण के भी समाजवाद संबंधी विचार है बच्चों, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, इनकी थिंकिंग को हमें समझना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के विशेष संदर्भ में हो जाते हैं ये, जयप्रकाश नारायण। अच्छा बच्चों, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, छठे थिंकर आप ले लो सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। ये जो एससी बोस है, ये बच्चों इनसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इनके विचार भी समाजवाद से संबंधित पूछे गए हैं, सुभाष चंद्र बोस। और एक है बच्चों राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, RML यानी राम मनोहर लोहिया, इनके भी समाजवादी सिद्धांत है, इनके भी सोशलिज्म के बारे में समझेंगे, राम मनोहर लोहिया। और लास्ट है बच्चों जगजीवन राम, क्या है, जगजीवन राम। ये थिंकर्स है हमारे पास, 8वें थिंकर्स होंगे जगजीवन राम, बस ये थिंकर है। बट मुख्यतः किसको पढ़ना है, फिर बार बार बोल रहे हैं, गांधी, नेहरू और टैगोर पर विशेष फोकस करना है, और एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, तीनों से ही ज्यादा फोकस इस पर रहना है। तो बच्चों ये हमने आपको पूरा सिलेबस बताया अच्छे तरीके से कि देखो आपको बीपीएससी में, अच्छा ये सिलेबस डिटेल सिलेबस है, यदि आप बिल्कुल एकदम बहुत ब्रीफली सिलेबस को समझना चाहेंगे तो बस एक, जैसे बीपीएससी ने लिख दिया है ऊपर, आधुनिक भारत का इतिहास 1857 की क्रांति के बाद, और इंडियन आर्ट। आपको होंगे इंडियन आर्ट में तो सर गिन के 3 टॉपिक है, मौर्यन, पाल और पटना कलम शैली, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट और पटना कलम शैली। अब सर आ गए किसमें, आधुनिक भारत में, तो ब्रिटिशों के खिलाफ प्रतिक्रिया में सर एक 1857 आ जाएगा, एक ट्राइबल मूवमेंट आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा ट्राइबल मूवमेंट के बाद, बिल्कुल किसान आंदोलन। फिर नेशनल मूवमेंट आएंगे, तो नेशनल मूवमेंट में राष्ट्रवाद का उदय, और उसके बाद पार्टीशन ऑफ, सॉरी कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, और आगे जो भी टॉपिक है, और एक कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन, और एक थिंकर्स आ गए, हो गया काम, एक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, ये कह सकते हैं। लेकिन डिटेल सिलेबस ये है जो हमने आपके सामने रखा, बस इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको ये समझना है कि कुछ टॉपिक में तो 1 से ज्यादा दिन लगेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जब एक दिन में 3 निकल जाएंगे, नहीं समझे, कुछ टॉपिक में तो ऐसा होगा जब एक दिन से ज्यादा समय लग जाएगा, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें हम एक ही दिन में 3 टॉपिक कर लेंगे,
तो कुल मिलाकर बहुत लंबा सिलेबस नहीं है आपका, ये डिटेल बताया है, तो इसे देखकर घबराना नहीं है। तो आप इस सिलेबस को नोट करना चाहेंगे बच्चों? कर लिया, बहुत बढ़िया। इसी क्रम से किया है आप लोगों ने? चलो बहुत, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप इसे इंडियन रिएक्शंस अगेंस्ट ब्रिटिश में 3 टॉपिक है, और यहीं से हम अपनी बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पहला टॉपिक यही है, हम आधुनिक भारत से ही बात शुरू करेंगे, आर्ट एंड कल्चर से नहीं, ठीक है? क्योंकि पहले बीपीएससी ने भी आधुनिक भारत ही लिखा है। क्या लिखा है? आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत से हम अपनी बात शुरू करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले हम आपको एक बार छोटा सा आउटलुक या फिर एक छोटा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर 69वीं बीपीएससी वाला, 69th बीपीएससी वाला दिखाना चाहेंगे, ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर हम आएंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 पर, ठीक है? तो देखो जैसे बच्चों, ये तो कुछ सिलेबस है, ये आज आपको बस केवल हिंदी में ही बच्चों मिलेगा। ये कला एवं संस्कृति है, जिन बच्चों के लिए जो हिंदी में है वो सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। पूरा ऐसे दिया हुआ है, राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस का गठन, गांधी नेहरू टैगोर के विचार, इंग्लिश में लिखवा तो दिया, कल से इंग्लिश में भी मिल जाएगा, शिक्षा एवं अन्य बिंदु। और बच्चों ये है पेपर डिस्कशन। पेपर डिस्कशन में ये है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन हमने बताया था ना, जिसमें 5 खंड होंगे, बताया था ना, ये देखो 5 खंड वाला क्वेश्चन है। 8 8 8 7 और 7, यानी 8 इंटू 3 और 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 38, ठीक है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पहला क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर एक्ट के बारे में तो सिलेबस में आपने बताया ही नहीं, है ना? बट कोई दिक्कत नहीं, हमने सिलेबस में नहीं बताया आपको। 1858, 1892, ठीक है? 1892 के बाद 1909, 1909 के बाद 1919 और 1935, ये 5 हम करा देंगे। 1861 भी करा देंगे, ठीक है? ये 5 है, हम करा देंगे। अब सर, करण सर से इस बार फिर से हमने पूछ लिया था कि अभी बता दीजिए आप कराएंगे कि हम कराए? तो तो उन्होंने कहा कि अब फिर उन्होंने पहले तो सोचा, फिर उन्होंने कहा आप ही करा दीजिए। तो क्योंकि उन्हें लगा मेरा सिलेबस बढ़ जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम ही करवाएंगे, ठीक है? तो ये 5 टॉपिक भी बच्चों हम करवा देंगे आपको। और संथाल अपराइजिंग, देखो हमने बताया था संथाल और मुंडा में से एक दिखेगा। संथाल अब की बार दिखा है, अब की बार मुंडा दिख जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। चंपारण सत्याग्रह, ऐसे देखो एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, और एक क्वेश्चन आपके सामने अभी 38 नंबर का भी मिलेगा। चंपारण से 2 है। मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला, मौर्य काल की कला यानी मौर्यन आर्ट हमने बताया। अच्छा, मौर्यन आर्ट में पेंटिंग्स नहीं है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे, पेंटिंग्स नहीं है वहां, केवल आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स में अंतर समझते हो बेटा आप? यानी एक वास्तुकला है केवल। वास्तुकला का मतलब है भवन निर्माण की जो संरचना की जो कला होती है वो है, उसको आर्किटेक्चर बोलेंगे। चित्रकला जो पेंटिंग्स होती है वो। तो यहां पर मौर्य में चित्रकला है ही नहीं, क्या है? केवल आर्किटेक्चर या वास्तुकला। केव पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसने सब बच्चों को परेशान किया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल लीक से हटकर है थोड़ा सा, ये बीपीएससी की परंपरा से अलग है। बीपीएससी की परंपरा में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा। अब उसने देखो क्या पूछ लिया, हालांकि ये भी बिहार के संदर्भ में है। बीपीएससी ने ये भी संदेश दिया कि देखो हम बिहार से इतर नहीं पूछ रहे हैं, और बिहार का ज्ञान होने की अपेक्षा तुमसे रखी जाती है। भाई इतना तो एक्सपेक्ट करेगा ना आयोग कि आपको बिहार की जानकारी हो, और बस उसने ये पूछा। लेकिन उसने लिखने में थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया। उसने लिखा केव पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, ये लिखा प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, और ये बिहार के ये कैमूर वाले, इसको डिटेल से लिखना था। लेकिन बच्चों से चूंकि ऐसा क्वेश्चन पहले कभी पूछा ही नहीं गया था, तो बच्चे हैरान और परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ तो पाल वगैरह पूछ लेता कुछ, है ना,
बट थोड़ा सा अलग करके पूछा है, बट घबराने की बात नहीं है। कैमूर से संबंधित चित्रों से संबंधित चर्चा भी कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन फिर भी दिख सकते हैं, क्योंकि कैमूर बच्चों जैसे भीमबेटका के बारे में आपने सुना है, रॉक पेंटिंग्स, शैल चित्र है बच्चों वहां पर मिले हैं। जो शैल चित्र है वो यदि आप देखें मध्य भारत में तो भीमबेटका वहां मुख्य है, लेकिन यदि आप पूर्वी भारत में बात करें शैल चित्रों की तो कैमूर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैमूर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैमूर के भित्ति चित्र जो है, वॉल पेंटिंग्स जो है, जो पत्थरों पर उकेरी गई है, आज भी मिलती है। आज तो बच्चों थोड़े धुंधले पड़ गए हैं ये चित्र सारे, हम आपको दिखाएंगे जब पढ़ाएंगे। तो प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र ये पूछा है, यानी बिहार से संबंधित है, घबराने की बात नहीं है। अब बच्चों इसमें देखो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस बना सकते हो और कहीं कोई अलग बात नहीं पूछी गई है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में बिहार प्राचीन काल से शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब यहां प्राचीन काल से, अब शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र तो बिहार है ही, नालंदा की भूमिका, विक्रमशिला की भूमिका, सोमपुरा की भूमिका, जगदाला की भूमिका, ओदांतापुरी की भूमिका आप लिख सकते हो यहां पर। लेकिन चलो ये आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा ऐसा स्वरूप हो गया जिसको आप एंशिएंट से संबंधित मानोगे, तो और दिया हुआ है, घबरा क्यों रहे हो। चंपारण नील आंदोलन दे दिया, इसके और में क्या दिया, चंपारण सत्याग्रह दे दिया। अब देखो इसको लिख लो आप, चंपारण आंदोलन में चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन करें और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन करें। तो जब हम चंपारण पढ़ेंगे तो सारी चीजें एक साथ पढ़ते हुए जाएंगे, प्रभाव भी देख लेंगे, मूल्यांकन भी देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए लिख लेंगे। कम से कम 1000 शब्द, 300 शब्द आराम से निकाल दोगे, 300 350, नहीं समझे, इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, 1857 की क्रांति से बच्चों हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत संभावना ये है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन बने, ठीक है, बने भी है, ऐसा भी मत सोचना कि बने, लेकिन कुंवर सिंह की भूमिका से बने हैं। और इस साल यानी 69th बीपीएससी में आप देखोगे तो आपको 1857 से संबंधित क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नहीं है 69th में नहीं है। तो अब 69th में नहीं है तो इसका मतलब ये संभावना रहेगी कि 17 में रहे। तो 1857 वहाबी को बहुत अच्छे से और मुंडा को इस साल बहुत बढ़िया से तैयार करके जाना है, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। अब देखो तीसरा, अब यहां इसमें ये एक है बच्चों तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण में के योगदान की चर्चा कीजिए। यानी बच्चों आपसे सीधा सीधा मॉडरेट फेज को पूछा जा रहा है ना, यानी नरम दल का जो चरण है 1885 से लेकर 1905 तक का काल पूछा जा रहा है आपसे, यस और नो। तो आपको इसको उसी वे में टैकल करना है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद मॉडरेट फेज कैसा रहा और उसका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रहा। मॉडरेट फेज का क्या योगदान नहीं है। अक्सर आप देखोगे बच्चों बुद्धिजीवियों में बहस होती है कि मॉडरेट्स ने किया ही क्या है, लेकिन मॉडरेट्स ना होते तो बच्चों बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको भी एक बेस ना मिलता, एक आधार ना मिलता। अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रही है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये उदारवादी थे। और ये समकालीन समय की यानी तत्कालीन समय की जो कंटेम्प्रेरी पीरियड था उसकी सिचुएशन कंडीशंस को देखकर आगे बढ़ रहे थे। तभी तो बच्चों इस काल में 20 साल के काल में उन्होंने अच्छा योगदान दिया, अच्छा कंट्रीब्यूट किया नेशनल मूवमेंट के लिए। बल्कि इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो ये होगा कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का एक आधार तैयार कर दिया जिसने हमने पूर्ण स्वराज 1906 में मांगा, स्वराज 1906 में मांगा। इससे पहले तो हमने स्वराज की बात नहीं की थी कभी भी, पहली बार स्वराज की बात ही हमने कब की, 1906 में, और वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अच्छा बच्चों,
बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को, अभी शिक्षा का डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आपको बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन से बिहार का विशेष संदर्भ है, देखो। अच्छा ये देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के उदारवादी चरण का योगदान, यहां पर बिहार कंटेक्स्ट नहीं है, ध्यान देंगे। तो दो मुद्दों पर बात करनी है, दो आपके पास आयाम होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, ध्यान से सुनिए। और ये दो एस्पेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट्स, दो आयाम। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़े तो दो आयाम से पढ़े, एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े बच्चों, ठीक है। दूसरा, आप बिहार के कंटेक्स्ट में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, यानी बिहार के विशेष संदर्भ में आप देखें, बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी एक तो बिहार संदर्भ और एक राष्ट्रीय संदर्भ बच्चों। देखो राष्ट्रीय संदर्भ में आ गया कि नहीं, और बिहार संदर्भ भी पूछा गया, बस इसको ध्यान रखना है आपको। और में रहा था ये, देखो एक बिहार संदर्भ है, यहाँ बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए, और ये पूरा राष्ट्रीय है। क्लियर हो रहा है? यदि पीछे जाए तो दूसरे वाला दोनों बिहार से संबंधित है, बिहार के संबंध में, और चंपारण बिहार से संबंधित है। यहाँ देखे, यहाँ पर देखे तो भारतीय परिषद अधिनियम माना बिहार से संबंधित नहीं है। संथाल, चंपारण, आटमोरियन और ये सब बिहार से संबंधित है। यानी इक्का दुक्का क्वेश्चन ही ऐसा होगा, ठीक है, जो बिहार कंटेक्स्ट से बाहर होगा, लेकिन हाँ संभावना है कि रहे क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। तो दोनों एस्पेक्ट्स पर ध्यान देंगे। क्लियर हुआ? तो बच्चों हमने ये आपको इसलिए दिखाए क्वेश्चंस कि देखो ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, और बिहार से इतर वो आपसे ऐसे कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पूछेगा जो आपके सिलेबस में ना हो। एक बात तो ये। अब दूसरी बात है बच्चों, हम जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडियन रिएक्शंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इंडियन रिएक्शंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी सारा सिलेबस लिखा है? हाँ बेटा लिखना है, तुमने लिखा नहीं क्या अभी? प्रिया, राज, हाँ वो बताएंगे, वो आपको बताएंगे, साथ में आंसर राइटिंग भी आपको बताएंगे कि कैसे समीक्षा क्या होती है, मूल्यांकन क्या होता है, ये सारी चीजें बता देंगे हम आपको। विश्लेषण करे तो क्या लिखे, है ना, प्रभाव कहे तो क्या लिखे, ये सारी चीजें। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया, ठीक है। अब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया में तीन टॉपिक मुख्य रूप से रहेंगे, जिसमें से जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा द रिवोल्ट ऑफ 1857, और यहीं से हमें अपनी बात शुरू करनी है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। दूसरा रहेगा ट्राइबल मूवमेंट, और तीसरा रहेगा पीजेंट्स मूवमेंट। तो सबसे पहले कौन सा देखना है? बिल्कुल द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब द रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमारे सामने कुछ एस्पेक्ट्स है जिन पर हमें बात करनी है। सबसे पहले 1850, अच्छा बच्चों आपको ये एक वो लाए थे हम, शायद ऑफिस में रह गया, क्वेश्चन बैंक, वो आकाश जी एक बार दे दीजिएगा। तो हम एक बार ये बताएंगे कि आपको देखो 1857
द रिवोल्ट ऑफ 1857 से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां पर टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पहले बताकर चले तो अच्छा रहता है। अच्छा, आपके पास आपको पीवाईक्यू वाला सेट अभी अपलोड हो गया? हो गया? अपलोड नहीं हुआ अभी? कुछ लोग कह रहे हो हाँ, नहीं हुआ। मेंस वाला बोल रहे हैं अभी नहीं हुआ, तो उसको आज ही हम अपलोड करवा देंगे और कल आपके हाथ में दिखना चाहिए, है ना? तो आप निकलवा लो उसे, है ना? उसके लिए उस संस्थान भी बहुत निकलवा के दे चुका है ना? तो संस्थान भी दे चुका है आपको बहुत निकलवा के, ऐसा मत कहो। ये है। अब इसमें थोड़ा सा देखो एक बार कि ये ऐसा मिलेगा आपको, बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित है ना, पब्लिक सर्विस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें आपको पहले सिलेबस दिया हुआ है अच्छे तरीके से, और फिर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन दिया है। सेक्शन वाइज यानी पहले जीएस पेपर फर्स्ट का सेक्शन वाइज क्लासिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो? यानी जैसे 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चंस किस कैसे आए और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे बच्चों यहां पर देखो 1857 का विद्रोह या द रिवोल्ट ऑफ 1857 से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना? हम एक बार आपको दो तीन क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। पहला ये है जैसे, ठीक है? यानी कि इस क्वेश्चन में आपको आंदोलन के स्वरूप यानी कि जो नेचर ऑफ मूवमेंट है उस पर बात पूछ रहा है। अब ना तो पहला, ना स्वतंत्रता संग्राम और ना ही राष्ट्रीय, तो आपको इसे कैसे टैकल करना है? इसे स्वरूप को जब पढ़ाएंगे हम, स्वरूप को प्री की क्लासेज में नहीं पढ़ाया गया। अब नेचर को यहां डिटेल से समझेंगे हम, है ना? राष्ट्रीय विद्रोह था या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कैसी सिचुएशन थी इसकी विद्रोह की। बाकी क्वेश्चन सिंपल है। 1857 में कुंवर सिंह की भूमिका, रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। कभी कुंवर सिंह ना कहकर बिहार की भूमिका, बिहार और कुंवर सिंह यहां एक ही बात है क्योंकि कुंवर सिंह की भूमिका है। अच्छा, बिहार में 1857 के विद्रोह में के उद्भव की विवेचना कीजिए, यानी उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो यानी उदय के कारण क्या थे विद्रोह के, उस पर बात पूछ रहा है। बिहार के संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व को बताइए और एक कुंवर सिंह की भूमिका बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस है, यानी दोनों तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक नेशनल एस्पेक्ट में मिलेगा और एक बिहार के विशेष संदर्भ में मिलेगा, ठीक है? तो इससे कल आपको सबके हाथ में होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसे बंटवाया नहीं जाएगा, इसे निकलवा लिया जाएगा, ठीक है? अब यहां समझे, यहां समझे बच्चों, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हेडिंग लगाइए और इसकी बातों को समझिए। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। देखो बच्चों, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले एक ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। इसमें हमें सबसे पहला पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यानी कि एक भूमिका को हमें समझना है। इसको समझना है, भूमिका को, इंट्रोडक्शन को समझेंगे, ठीक है? ऑनलाइन वाले क्या लगे सर हम तो निकलवा ही लेंगे, बिल्कुल आप तो निकलवा ही लेंगे। हाँ, इंग्लिश में भी है बिल्कुल। इंग्लिश में, हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश में नीचे नहीं, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? हिंदी वाले भी इंग्लिश में पढ़ेंगे जरूर क्वेश्चन को, है ना? इतना पढ़ के देख लेंगे। तब पहले क्या लिखेंगे? भूमिका। फिर क्या लिखेंगे? कारण, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, कारण, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, यानी क्रांति के कारण,
क्रांति के कारण। फिर हम समझेंगे एक्सपेंशन ऑफ द रिवोल्ट, एक्सपेंशन ऑफ द रिवोल्ट यानी क्रांति का विस्तार, क्रांति का विस्तार। फिर हम समझेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, ऑफ द रिवोल्ट यानी क्रांति के असफलता के कारण, क्रांति के असफलता के कारण, असफलता के कारण। पहले इसी को नोट कर ले आप, ठीक है। ये चार बातें तो ये हो गई, यानी क्या क्या और पढ़ना है इसमें। इसके अलावा क्रांति के असफलता के कारण के बाद हम इसके नेचर पर बात करेंगे, यानी नेचर क्या है। कई बार तो बस केवल आपको बता दे कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट से क्वेश्चन पूछ लिए गए, केवल कॉजेज ऑफ, कुछ नहीं पूछा, बस ये पूछा 1857 की क्रांति के कारणों पर चर्चा कीजिए। अब आपको कारण डिटेल में पता होना चाहिए, है ना। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो चर्बी लगे लगे कारतूस थे वही विद्रोह का कारण थे, है ना। बट सम अदर historians said that the regions of this revolt are very deep, very deeper, यानी कि बहुत गहरे कारण रहे हैं, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना, कल्चरल, ये सब कारण देखे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम समझेंगे नेचर ऑफ द रिवोल्ट। नेचर ऑफ द रिवोल्ट यानी क्रांति का स्वरूप, क्रांति का स्वरूप, इसे समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे परिणाम, रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, या इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। इंपैक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, विद्रोह का परिणाम या क्रांति का परिणाम, एक ही बात है, विद्रोह का परिणाम। और बच्चों परिणाम के बाद हम समझेंगे रोल ऑफ कुंवर सिंह, रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में, एक क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका, कुंवर सिंह की भूमिका। यहां पर आप बिहार की भूमिका भी कह सकते हो, कुंवर सिंह की या बिहार की भूमिका बात एक ही है, दो बात नहीं है इसमें, ठीक है। और बिहार के विशेष संदर्भ में भी ये कहा जा सकता है, बिहार के विशेष संदर्भ में भी ये कहा जा सकता है कि कारण केवल बताओ विद्रोह के क्या है, ठीक है, या फिर प्रभाव बताओ बिहार पर क्रांति का। क्वेश्चन पूछा तो गया है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, बिहार में क्रांति के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, यानी प्रभावों को अच्छे तरीके से समझाइए। तो ये कुल मिलाकर हमें समझने हैं सारे। अब आपको सबसे पहले हम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताएंगे, ठीक है।
बिल्कुल आपको आंसर राइटिंग के बारे में 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही बता देंगे कि कैसे कैसे लिखना है, कैसे फ्रेमवर्क बनाना है, ठीक है, और कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। और साथ में आपके क्वेश्चंस को कैसे चेक किया जाएगा उसकी भी समुचित व्यवस्था होगी, ठीक है, ताकि आपको कॉपी भी अगले दिन ही प्राप्त हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा वेट करना पड़े, क्योंकि मेंस में ज़्यादा वेट करना भी सही नहीं होगा, है ना। पता चला आपकी कॉपी चली गई और 3 दिन नहीं मिली, है ना, या तो फिर तुम ही लिख कर नहीं दिखा रहे हो। कुछ ही ऐसे बच्चे थे जो बच्चों क्वेश्चंस तब भी लिख रहे थे जब हमने द नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहे थे, नेशनल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ बच्चे लिख रहे थे उस टाइम पर भी। और अब तो सबके लिए मैंडेटरी है ना। कुछ ऐसे बच्चे भी यहाँ बैठे होंगे जिन्हें 70 नहीं देना है और 71 देना है, यानी 71 बीपीएससी देना है, तो वो क्या करेंगे। उनके लिए बात यह है कि वो अभी से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस वो भी करे। हमारी टेस्ट सीरीज भी आ रही है बीपीएससी की, आपने सुना है उसके बारे में। तो टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी सहायता देगी, है ना, उसे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, है ना। हर संडे टेस्ट होगा उसमें आयोजित। अभी डेट शायद फिक्स नहीं है उसकी, 29 दिसंबर से आ रही है वो टेस्ट सीरीज। तो आप उसको तो ज्वाइन मैंडेटरी करें सारे बच्चे। इससे क्या होगा, समय सीमा के अंदर लिखना आप सीख जाओगे, क्योंकि आप तो भावनाओं में बहे बिना रहोगे ही नहीं घर पे, तो रूम पर आप भावनाओं में जरूर बहेंगे। और करेंगे क्या आप ये करेंगे कि किसी को, अच्छा कुछ लोग तो बहुत विशेष रहते हैं, जो पूछा गया वो ना लिख करके बाकी सब लिखते हैं, जो पूछा गया है उसको छोड़कर बाकी सब लिख देते हैं। जबकि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, ये सीधा आरोप आरोप प्रत्यारोप है ठीक है। देखो तैयार है ये बिल्कुल एकदम पहले से ही अपना विचार विमर्श देने के लिए। तो इंट्रोडक्शन, भूमिका, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट यानी क्रांति के कारण, एक्सपेंशन ऑफ द रिवोल्ट क्रांति का विस्तार, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट क्रांति के असफलता के कारण, नेचर ऑफ द रिवोल्ट यानी क्रांति का स्वरूप कैसा था, रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट यानी विद्रोह का परिणाम कैसा रहा, और रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये 1857 की क्रांति में हमें चर्चा करनी है। अब एक एक बात पर आते हैं और समझते हुए चलते हैं, नोटिंग करते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों, यदि हम भूमिका के बारे में बात करें तो भूमिका या इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। जैसे आपको एक तो ये बताना पड़ेगा कि लास्ट 100 ईयर्स में ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसीज भारत में लागू की। सबसे पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा कि जो 1857 की क्रांति है बच्चों, वो भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों और उसके चरित्र का परिणाम था, ठीक है। यानी द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 57 1857 was the product of policies and character of British rule। यानी कि ये भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों और उसके चरित्र का परिणाम था। कैसे, अब लास्ट 100 ईयर्स में आप देखते हैं कि ब्रिटिशों ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1757 टू 1857 Britishers imposed various policies on Indian classes। ब्रिटिशों ने भारतीय वर्गों पर बहुत सारी नीतियां थोपी या लागू की। और इंडियन क्लासेस जब हम कहते हैं तो इसमें इंक्लूड है लेबर क्लास, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, पेजेंट्स, पेजेंट्स के साथ साथ मिलिट्री यानी कि सोल्जर्स और जमींदार्स, लैंड ओनर्स जो है, लैंड लॉर्ड्स जो है वो है।
तो यानी कुल मिलाकर समाज के किसी एक भाग को प्रभावित नहीं किया, उन्होंने समाज के सभी भागों को प्रभावित किया। कोई एक भाग नहीं था जिसको आप कह दे कि हाँ ये एक भाग ऐसा है सर इस पे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, नहीं। यदि हम बात करें लेबर क्लास की तो लेबर क्लास ज्यादा प्रभावित दिखाई देगा, यदि बात करें पीजेंट्स की तो पीजेंट्स ज्यादा प्रभावित दिखाई देंगे, यदि बात करें व्यापारी की ट्रेडर्स की तो ट्रेडर्स आर्टिसंस ज्यादा प्रभावित दिखाई देंगे, जमींदार अपेक्षाकृत कम प्रभावित दिखाई देंगे, लेकिन वो भी प्रभावित दिखाई देंगे, तभी तो जमींदार भी इस विद्रोह में पार्टिसिपेट करते हैं। कुंवर सिंह कौन है? एक जमींदार है। कुंवर सिंह अमर सिंह कौन है? जमींदार है। देसी रियासत प्रिंसली स्टेट्स, यहां पर हम प्रिंसली स्टेट्स का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है देसी रजवाड़े कह रहे हैं हम, जितने भी राज्य है उन सारे राज्यों की बात कर रहे हैं हम, देसी रियासत। प्रभावित कौन कौन सी क्लासेस होगी यदि हम इस पर एक बार बात करें बस 1 मिनट के लिए। इंडियन क्लासेस, भारतीय वर्ग। कौन कौन सा वर्ग प्रभावित होगा? तो आप कहेंगे लेबर क्लास। लेबर क्लास प्लस आर्टिसंस, यहीं रखो इसको, प्लस ट्रेडर्स। ठीक है, ये प्रभावित होंगे, यानी श्रमिक वर्ग इसको इंग्लिश में बोले आप, क्या बोले, सॉरी हिंदी में, श्रमिक वर्ग। ये कैसे इस पर प्रभाव पड़ेंगे, कैसे अफेक्टेड होगा या कैसे अफेक्ट होगा? इसमें सीधे तौर पर ब्रिटिशों की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स जो रोल प्ले करेगी, उसके कारण बच्चों लेबर क्लास असंतुष्ट होगी या नहीं? क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो क्या थी? भारत से पूरे तरीके से इंडस्ट्रीज को खत्म कर देना, हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म कर देना, यही तो थी, और ट्रेड्स को पूरे तरीके से भारतीयों के हाथों से छीन लेना। तो ये प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद ये डिससेटिस्फाइड हुए, असंतुष्ट हुए, और इनके डिससेटिस्फैक्शन से ही क्रांति की स्थिति बनी होगी कि नहीं? तो एक समाज का हिस्सा। दूसरा पीजेंट्स को लो आप, पीजेंट्स यानी कि किसान वर्ग को लो आप। किसान वर्ग कैसे प्रभावित हुआ? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स अफेक्टेड पीजेंट्स ऑन ब्रॉड लेवल, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, यानी कि आपने व्यापक स्तर पर देखा कि किसानों को ब्रिटिश नीतियों ने क्या किया? प्रभावित किया। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो कि अपने आप में भेदभाव पूर्ण थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और इसमें बच्चों किसानों से कई जगह तो भूमियों के अधिकार छीन लिए थे। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि इसको हम कह रहे हैं भू राजस्व व्यवस्था। और जब भू राजस्व व्यवस्था अपनाई जाएगी बच्चों तो किसान क्या होगा? असंतुष्ट। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, भूमि कर की या भूमि राजस्व की ऊंची दरें, है ना। यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ब्रिटिश, अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। पहले ये समझो कि देखो समाज का कितना भाग बच्चों प्रभावित रहा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिशों की, किसान क्या हो गया? डिससेटिस्फाइड हो गया, असंतुष्ट हो गया किसान पूरे तरीके से, यानी श्रमिक वर्ग क्या हो गया? असंतुष्ट। किसान क्या हो गया? असंतुष्ट। इसके बाद सोल्जर्स, सिपॉय या सोल्जर्स बच्चों या मिलिट्री सैनिक क्या हुए? असंतुष्ट। कैसे? क्योंकि यहां पर बायस्ड मिलिट्री पॉलिसीज इंपोज की गई। बायस्ड कैसे थे और कैसे वो भारतीयों से डिस्क्रिमिनेशन करते थे?
जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके लिए अलग नियम कानून बने हुए थे और जो ब्रिटिश थे उनके लिए अलग नियम कानून बने हुए थे। ठीक है, कुल मिलाकर ये मामला वेतन संबंधी था, यूनिक संबंधी था, पोस्टिंग संबंधित था, यानी पोस्टिंग कहां दे रहे हैं, और समुद्र पार की यात्रा भी शामिल थी। और भारतीय सैनिकों से तिलक, जो ट्रेडिशन होती थी तिलक लगाकर निकलना, वो भी छीन ली गई। बल्कि आपने कहा अब तिलक वगैरह नहीं लगाओगे और आप एक कैप ओढ़ोगे, यानी कि कैप का यूज करोगे, उसमें एक तो पंख लगा होगा और एक तुर्रा लगा होगा, दैट इज कॉल्ड तुर्रा। वो मांस का बना होता था, सामने एक काला काला सा आपको दिखता था टोपी पर, जिस पर पंख भी लगा देते थे वो, है ना, वो तुर्रा था टोपी के ऊपर, वो लगा कर जाओ। अब उसको उसमें संदेह था, जैसे इनफील्ड राइफल के कार्टिज थे बच्चों, वो बी फॉर पोर्क के बने थे, ऐसे ही उसके बारे में कहा गया कि वो भी बीफ और पोर्क से बना है, यानी कि गाय और सुअर की चर्बी से बना है। भारतीयों ने जमकर विरोध किया, सैनिक असंतोष आ गया, है ना। तो सैनिक असंतोष, सैनिक भी असंतुष्ट हो गए। अब यहां देखो, इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, अभी तो बस ऐसे बता रहे एक बार जब लिखवाएंगे। अब इसके अलावा बच्चों जमींदार की बात करो, जमींदार की बात करो, यानी जमींदारों की बात करो। सनसेट लो, सुना है आपने, सनसेट लो यानी सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त से पहले पहले जमींदारों को कर अदा करना पड़ेगा, ये था सनसेट लो उस टाइम पर। अब सनसेट लो जो है, जब इसे लगाएंगे तो जमींदारों की भूमियां कई बार छीनी गई, और इसके बारे में जमींदारों ने जब पूछा तो उन्हें तर्क भी दिया गया कि जिस अधिकार को ब्रिटिश साम्राज्य दे सकता है, उस अधिकार को ब्रिटिश साम्राज्य छीन भी सकता है। तो इसलिए आपको यहां बोलने की आवश्यकता नहीं है, जिस अधिकार को दिया जा सकता है उसको छीना भी जा सकता है। बात समझ पा रहे हो। तो ये भी कहा गया, यानी कि जमींदार और सनसेट लो यानी सूर्यास्त का नियम इसको कहेंगे। ये देखो सूर्यास्त का नियम। इसके अलावा बच्चों यदि आप बात करें प्रिंसली स्टेट्स की, तो प्रिंसली स्टेट्स पहले से ही दुखी है और प्रिंसली स्टेट भी असंतुष्ट है बच्चों। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतों की बात कर रहे हैं हम। समाज के देखो क्या क्या भाग हो सकते हैं। प्रिंसली स्टेट्स, अब इसमें क्या होगा, इसको कहेंगे देसी रियासत। देसी रियासतें कैसे असंतुष्ट हुई। अब दो पॉलिसीज यहां मुख्य रूप से आई। एक पॉलिसी आई सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब है सहायक संधि। यू नो दैट लॉर्ड वेलेजली इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस इन 1798 इन इंडिया, है ना, या विद इंडियन प्रोविंसेस। और ये सब्सिडियरी अलायंस ने भारतीय राज्यों को प्रभावित किया, यानी कि उनकी जो सोवरेंटी थी, उनकी जो संप्रभुता थी वो छीन ली और इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लिया उन पर। तो ये क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भूल सकते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भूला जा सकता है नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की, ये भी क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। इसको कहते हैं बच्चों सोशल पार्टिसिपेशन। क्या कहते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन। यदि हम इसका हेडिंग देखें तो हम इसे कहेंगे सोशल पार्टिसिपेशन। सोशल पार्टिसिपेशन इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। हमने आपको यही समझाया, क्या आप समझ पाए। 1857 की क्रांति में सामाजिक सहभागिता, इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों, सामाजिक सहभागिता कैसे बनी, हमने ये बताया आपको। क्योंकि क्रांति अदर मूवमेंट्स की अपेक्षा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज वेरी मैसिव। मानते हो या नहीं,
अधिकतर रिवोल्ट का स्वरूप जो है बच्चों वो क्षेत्रीय था, उसका विस्तार कम था। फॉर एग्जाम्पल वहाबी मूवमेंट, सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट वाज पटना for 40 years, approx 40 years, and main purpose of Wahhabi movement was re-establishment of Muslim empire in India। यानी वहाबी आंदोलन का, एक वहाबी आंदोलन उदाहरण ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं बताएंगे अभी। वहाबी आंदोलन का केंद्र 40 साल से ज्यादा क्या रहा, पटना रहा, और वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना होने के साथ साथ वहाबी आंदोलन का उद्देश्य ये रहा कि वो मुस्लिम राज्य की स्थापना से संबंधित है। एंड इन दिस रिवोल्ट मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड ऑन ह्यूज लेवल, यानी कि इस आंदोलन में मुख्यतः या प्रोमिनेंटली मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखाई देगा आपको। हिंदू है ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता है। बट in the revolt of 1857 we see social participation। आप सामाजिक सहभागिता देखते हो या नहीं देखते। पहला आंदोलन, इसका क्षेत्र ज्यादा है, इसका स्वरूप बड़ा है, इसका क्षेत्र बड़ा है, इसलिए वहाबी से अलग है, और इसमें ज्यादा समाज के वर्गों की भागीदारी है। ये वर्गों की भागीदारी, लेबर क्लास क्यों भागीदार हुआ, क्यों भागीदार हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1850 या ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1850, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देयर इज नो एनी इंडस्ट्री इन इंडिया। बताया था कि कार्ल मार्क्स के अनुसार 1850 के दशक में भारत में कोई भी उद्योग नहीं था। And British industrial policies affected Indian labor classes, artisans and traders massively। यानी कि बच्चों व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हथकरघा उद्योगों के लिए। क्यों करती है, अब आपको याद करना होगा इंडिया टुडे बुक को। इंडिया टुडे वाज रिटन बाय रजनी पाम दत्त, एंड इन दिस टेक्स्ट या इन दिस बुक रजनी पाम दत्त क्लासिफाइड इंडियन इकोनॉमी विद 3 phases। फर्स्ट फेज कमर्शियल फेज, सेकंड फ्री ट्रेड फेज, एंड थ्री फाइनेंशियल कैपिटलिज्म फेज। याद आया। फर्स्ट फेज यानी कि जो केवल वाणिज्यवाद से संबंधित है, सेकंड फेज किससे है, फ्री ट्रेड से संबंधित है, और थर्ड फेज क्या है, वित्तीय पूंजीवाद से संबंधित है। फर्स्ट फेज स्टार्टेड इन 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, और 1813 तक चलता है, यानी 1757 से प्लासी के युद्ध के बाद से 1813 तक पहला चरण चलता है, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है जमकर। फिनिश्ड गुड्स ऑफ इंडिया एक्सपोर्टेड इन यूरोपियन मार्केट्स, यानी जो भारत की फिनिश्ड गुड्स है उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है सीधा कहां, यूरोपियन मार्केट में। फिनिश्ड गुड्स का मतलब है तैयार माल, उनको बेच दिया यूरोपियन मार्केट में। क्या होगा, भारत से लगातार क्या होगा, माल किधर जाता रहेगा, यूरोप की तरफ, और उसके बदले में भारत में कुछ मिला। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, रॉबर्ट क्लाइव साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद with Sahalam II and got the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa। याद है, तो उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, और जैसे ही दीवानी अधिकार मिले तो फिनिश गुड्स को खरीदने के लिए भी इंडियन रेवेन्यू यूज होने लगा। तभी तो रॉबर्ट क्लाइव सेड दैट, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था बच्चों कि हमें राज्य करना ही नहीं है। बक्सर के युद्ध के बाद उनसे बहुत मौलिक फंडामेंटल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अब भारत पर तुम अधिकारी क्यों नहीं कर लेते जब तुमने शाह आलम को ही हरा दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिटेल से बताया था इसके कई कारण हैं। देयर इज नो टू मच रिसोर्सेस,
यानी हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है जिसके कारण हम भारत में राज्य करें। और हमारी पॉपुलेशन, हम इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, हमारे नंबर्स ज्यादा नहीं है भारत में, ताकि हम प्रशासन पर ध्यान दें यहाँ पर। और दूसरी बात, हमारा तो मेन पर्पज क्या है, एक्सप्लॉयटेशन, और हम उस मुद्दे से भटक जाएंगे। हम भारत पर राज करने थोड़े ना आए हैं, हम तो कॉलोनियल पावर है और उपनिवेशवाद के लिए आए हैं। और उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य होता है इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्थिक शोषण। और हमें आर्थिक शोषण बहुत जमकर करना था, और उसके रास्ते में शाह आलम सेकंड जी आ गए। so that we defeated शाह आलम सेकंड in the battle of बक्सर। और बक्सर के युद्ध में हमने उन्हें हराकर हमने क्या कर लिया, हमने इलाहाबाद की ट्रीटी साइन कर ली, और इलाहाबाद की ट्रीटी साइन करके हमने नियंत्रण स्थापित कर लिया बंगाल में, और रेवेन्यू के राइट्स ले लिए। कितनी क्लियर कट सोच है रॉबर्ट क्लाइव की, है। रॉबर्ट क्लाइव की सोच को बताने का यहाँ बस एक ही पर्पज है बच्चों, वो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ब्रिटिशों ने इसके बाद फर्स्ट फेज जब वो शुरू करते हैं, तो भारत से उन्होंने धन भी वो ब्रिटेन से नहीं लाए, यहीं से धन लिया, फिनिश्ड गुड्स खरीदी, मार्केट में ले जाकर बेच दी। ये पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी, सेकंड फेज, इन द सेकंड फेज भारत बिकेम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश फैक्ट्रीज के लिए भारत एक कच्चे माल का स्रोत बन गया, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, हैवी मशीन से बहुत ज्यादा माल की आवश्यकता पड़ी, रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ी। और जब रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ी तो रॉ मटेरियल का सोर्स बनाया गया भारत को, कॉटन, नील, इंडिगो, ये सब भारत से ले जाया गया। तभी तो कमर्शियल क्रॉप्स स्टार्ट हुई, कमर्शियल क्रॉप्स स्टार्ट हुई। कमर्शियल क्रॉप्स यानी फ्री ट्रेड स्टार्ट हो गया, कच्चा माल जा रहा है भारत से, वहां मशीनों में बन रहा है, तैयार माल क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, भारतीय बाजारों में भर दिया गया। इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल में बताई थी ये सारी बातें, याद है। तो जब ये फ्री ट्रेड हुआ तो भारत का फिर शोषण, इसी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। अब बेचारा अब जो भारत में माल आया सस्ता, अब जो भारत के माल की इतनी डिमांड थी बाहर, उस पर तो ड्यूटीज लगा दी गई, और जो भारत में सस्ता माल आया उसके कारण भारतीयों ने भी भारतीयों के अपने माल को खरीदना बंद कर दिया। अब भारतीय कारीगर क्या करे, तो तभी तो कार्ल मार्क्स एक और बात कहता है कि भारतीय कारीगरों की हड्डियां मैदान में बिखरी पड़ी थी, बुनकरों की हड्डियां भी मैदान में बिखरी पड़ी है, उन्हें समेटने वाला कोई नहीं है। तो श्रमिक वर्ग असंतुष्ट होगा या नहीं, बस ये बताओ, डिससेटिस्फाइड और नॉट डिससेटिस्फाइड होगा। लेबर क्लास, ये हमने इसीलिए आपको समझाया। किसान वर्ग, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या सिर्फ किसान सोर्स है इस बात के लिए कि बस सिर्फ उससे टैक्स लिया जाएगा? क्या कृषि के लिए आपका कोई दायित्व नहीं बनता? क्या उसे फर्टाइल बनाने के लिए आपके प्रयास, उसकी इरिगेशन के लिए आपके प्रयास क्या है? आपके लिए तो कृषि ऐसा हमेशा ऐसा सेक्टर रहा जिसकी उपेक्षा आपने हमेशा की, और किसानों को आपने केवल एक ऐसा सोर्स मान लिया कि बस हमें यहां से लैंड रेवेन्यू मिलेगा। और यदि हम यही काम करते रहे, हम केवल अपनी भूमि से, आज तो ये मुद्दा बहुत, सॉइल को लेकर बच्चों ये मुद्दा बहुत गहराया हुआ है कि आगे चलकर जो भूमि बंजर हो रही है उसे हम उपजाऊ कैसे बनाएंगे, क्योंकि बड़े स्तर पर ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों बहुत सारे कीटनाशक और ये सारे छिड़के जा रहे हैं, जमीन में जहर जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, बैरन हो रही है लैंड। अब वो फर्टाइल जो उनका उपजाऊकरण था बच्चों, वो तो बंद ही हो रहा है, तो कम हो रहा है, सॉरी। तो इसलिए किसान से, भूमि से दायित्व बस ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टैक्स ले। अच्छा, किसानों पर आप 55% तक के टैक्स लगा रहे हो। सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, टैक्स देने की स्थिति में किसान नहीं है, तब भी उस पर टैक्स लादे जा रहे हैं। वह जा रहा है किसकी शरण में?
साहूकार की, शाहूकार उसका शोषण कर रहा है, ठीक है। किसान असंतुष्ट होगा। किसके कारण ये सब संभव हुआ? किसके कारण ये सब संभव हुआ बच्चों? ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण ही संभव। किसान डिससेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। सोशल सोल्जर्स, मैंने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स, और वो भी बड़े लेवल पर, वेतन के मामले में, सैलरी के मामले में बच्चों, साथ में पोस्टिंग के मामले में, फैसिलिटीज के मामले में, ट्रेडिशनल लॉ के मामले में, इनके मामले में। जमींदार्स, जमींदार्स भी सनसेट जैसे लॉ आ गए बच्चों। अब जमींदारों से भी भूमि छीने जाने लगी। अच्छा, जमींदारों को ब्रिटिशर्स केवल इतना ही स्थान देते थे जितना कि उनसे वो अपने अपना उद्देश्य पूरा कर सके। जमींदार उन्हें चाहिए थे जरूर, क्योंकि एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो उनके लिए प्रति वफादार रहे, चाहिए था। और 1947 तक देखना जमींदार बने रहेंगे, प्रिंसली स्टेट्स बने रहेंगे। तभी तो 1947 में प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलग से प्रोविजन करके गए कि आप चाहो तो आजाद भी हो जाओ। हम हस्तक्षेप करके क्यों जाए, हम क्या कर क्यों जाए? भारतीय मामला है, भारत वाले देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स को मनाना है, अपने में मिलाना है या बाहर करना है, या फिर उनका कोई स्वतंत्र राज्य बनेगा। हम क्यों कहे? माउंट बेटन प्लान याद है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये चीजें कही गई। तो जमींदार सूर्यास्त के नियम से खिन्न हो गए, और बहुत सारे जमींदार भी द रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनीराम दत्त, देवी सिंह, उदय सिंह, याद है राजस्थान से, अमर सिंह, कुंवर सिंह, they are the prominent जमींदार्स who participated in the revolt of 1857। तो इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा बच्चों प्रिंसली स्टेट्स भी खिन्न थे। प्रिंसली स्टेट्स कैसे खिन्न थे? यही तो समाज के अंग थे, सारे समाज के अंग खिन्न हैं। यदि सोशल पार्टिसिपेशन पर ही क्वेश्चन आ जाए तो अलग से लिख दोगे कि नहीं? केवल सोशल पार्टिसिपेशन, कैसे कैसे असंतुष्ट है लोग। प्रिंसली स्टेट्स कैसे है भाई? देसी राज्य, सब्सिडरी अलायंस थोप दी गई। पता चल रहा है राजा को, या फिर बच्चों जो एक शासक है उसको कहीं बाहर घूमने भी जाना है तो पता चल रहा है ब्रिटिश रेजिडेंट की इजाजत लेनी पड़ रही है। और भारतीय राजाओं के तो भिन्न भिन्न शौक भी थे, आप जानते ही हैं। उन्हें तो मुजरा वगैरह देखने की, सुनने की भी आदत थी, तो इसलिए मनोरंजन कैसे करेंगे? तो इसलिए इस बात को भी मतलब पूछ कर जाना पड़े। छोटी से छोटी बात, कोई संधि, कोई युद्ध नहीं कर सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते, है ना? ये सब हो रहा है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति, इससे तो भारी संख्या में प्रिंसली स्टेट्स क्या हो गए? नाराज हो गए। और डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1848, याद है? According to this policy, the adopted sons of Indian rulers were de-recognized as their successor। यानी जो अडोप्टेड सन्स है, जो दत्तक पुत्र है, उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में क्या माना जाएगा? अमान्य माना जाएगा। तो इसे कहते हैं सोशल पार्टिसिपेशन। तो ये कारण में सोशल पार्टिसिपेशन भी एक कारण होगा या नहीं होगा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक कारण होगा या नहीं होगा? जातीय भेदभाव। और आपको बता दें, रेशियल सुप्रीमेसी, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूल वाज बेस्ड ऑन रेशियल सुप्रीमेसी इन इंडिया। आप जानते हो, जातीय श्रेष्ठता पर आधारित था भारत में ब्रिटिश शासन। जातीय श्रेष्ठता पर, आप पर कोई शासन करेगा तो उसे ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि देखो हम तुमसे जातीय रूप से कितने श्रेष्ठ है या नहीं है। जब वे आपको बता देंगे बार बार कि जातीय रूप से कैसे हम श्रेष्ठ है, तभी तो आप पर शासन कर पाएंगे, तभी आप उन्हें स्वीकार करेंगे। आप हे भावना से भर जाएंगे, आप कहेंगे यार इसे बहुत, वास्तव में इन्हें बहुत ज्ञान है और हमें ज्ञान बिल्कुल नहीं है। और और ऐसा था ही बच्चों कि आपकी सिचुएशन अच्छी थी नहीं उस टाइम पर। आप तो ऑर्थोडॉक्सिज्म से युक्त ट्रेडिशंस थी उनका पालन कर रहे थे। आप तो अंधविश्वास, डोगमास, रिचुअल्स,
चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, है ना बच्चों, ये सारी चीजें आप पर हावी थी। चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम तक आप लेकर घूम रहे हो 1843 तक। भाई दास बना रहे हो अभी तक भी आप लोगों को। आपको बताया था इन यूरोप, यदि हम बिल्कुल एकदम एक कंटेक्स्ट में कहे तो फ्रॉम इटली रेनेसा वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग 15th century AD and in India Renaissance was started during 19th century AD। 1519 डिफरेंस कितने साल का? 300 साल, 300, 350, 400 साल का डिफरेंस है बच्चों, सीधा सीधा आप सोच कर देखिए। ये डिफरेंस है उनमें और हम में, तो कुछ हद तक तो वो सही थे, लेकिन जातीय रूप से श्रेष्ठता दर्शित करना ये सही नहीं है। आप कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो, है ना। तो ये भी उन्होंने बताया कि हम रेशियल रूप से भी क्या है, सुप्रीम है तुमसे। और बच्चों उनके शोषण को तो तिलक ने ये कहकर कहा। तिलक क्या कहते हैं? तिलक का एक वक्तव्य पढ़कर बताएंगे, आपको सुनाएंगे। तिलक कहते हैं कि कोई भी आत्मसम्मान वाली जाति, यानी कि कोई भी रेस्पेक्टिंग जो समाज है, सोसाइटी है, वह ब्रिटिश शासन को कुछ घंटों भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा शोषणकारी है वह, ऐसा नेचर है उसका, ऐसी प्रकृति है उसकी। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें कारण में आएगी बच्चों, और कारण में भी सोशल रिलीजियस कोजिज में आएगी, जिसके सामाजिक सहभागिता का सिद्धांत बताएंगे, लेकिन इसका कुछ पार्ट भूमिका में भी जाएगा। ठीक है, तो ये भूमिका से संबंधित होगी बच्चों। आपकी दूसरी क्लास भी है शायद, तो आज तो 2 घंटे में थोड़ा सा जब तक वार्म अप होगा तब तक तो क्लास खत्म हो जाएगी, तो बट जल्दी धीरे धीरे बढ़ जाएगा समय। तो बच्चों आज आपको सिलेबस अच्छे से याद हुआ? इसे कल याद करके आना है। हम पूछेंगे नेशनल मूवमेंट में बताओ, खड़ा करके पूछेंगे तुम्हें, तुम्हें ही खड़ा करके पूछेंगे सबसे पहले। और देखो, जिसने सिलेबस को नहीं बताया उसकी पिटाई होगी फिर। ठीक है, कल एक डंडा भी रखेंगे यहाँ। ठीक है, और कल हम आपको क्वेश्चन लिखना भी देंगे और कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे। ठीक है, चलो तो